तो क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज हम लेक्चर नंबर 1 लेके आए हैं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, जो पहला डिस्कशन है हमारा वो है कि लॉज कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम नियम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उन लॉज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रिचर्ड फाइनमैन। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, देखो एक चीज समझ लो कि जो लॉ होते हैं, लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं होता। ठीक है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। लॉ का कैसे कोई प्रूफ हो सकता है? अभी ये चीज ये पढ़ के समझ में आ जाएगा कि लॉ का कोई प्रूफ नहीं हो सकता। तो देखो ध्यान से, इन्होंने क्या कहा कि एक चेस ले लो। ठीक है, एक चेस बोर्ड लेते हैं। चेस बोले तो वही शतरंज। ठीक है, चलो एक चेस वाला बोर्ड लिया और बोला कि इस चेस बोर्ड को तुम क्या मान लो, यूनिवर्स। ठीक है, ये जो चेस बोर्ड है, इस पूरे चेस बोर्ड को क्या मान लो, यूनिवर्स। अच्छा, यूनिवर्स। अब ये यूनिवर्स हो गया। उसके बाद हम दो प्लेयर लेते हैं। दो प्लेयर लेते हैं, एक प्लेयर इधर है और एक प्लेयर इधर है। ठीक है, मान लो एक प्लेयर अपना है कल्लू और दूसरा प्लेयर है लल्लू। ठीक है, दो प्लेयर। चलो दो प्लेयर ले लिए। तीसरा, मान लो यहां पर ऑडियंस है। ठीक है, जिनको हम ये बातें बताएंगे। मान लो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, ये ऑडियंस हो। अब चलो ये ऑडियंस तैयार हो गए अपने हैं। ठीक है, देख लो। इसके बाद फिर यहां पर आते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर। ठीक है, जो क्या करेगा, सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा बहुत अच्छे से। इन दो प्लेयर को अगर हम मान के चलें कि ये दोनों जो प्लेयर हैं ये हमारा बनाते हैं नेचर। ठीक है, ये नेचर बनाते हैं। फिर देखो, अब ये दोनों क्या करते हैं, गेम खेलना शुरू करते हैं। सोचो कि यहां पर हाथी घोड़ा ऊंट कुछ भी रखा है, ये इधर चल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि इधर भी कुछ जो भी है वो इधर चल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसने देखा कि मतलब अब जो ऑब्जर्वर है उसने देखा। ऑब्जर्वर बोले तो क्या हो गया, साइंटिस्ट। अब इसने देखा ध्यान से। ठीक है, तो इसने देखा ध्यान से, तो क्या इन्होंने मतलब अब इसने तुरंत नियम बना दिया कि मतलब हाँ यार, मतलब ऑब्जर्व करके ये देखा कि इसमें हम जो चेस बोर्ड है इसमें हम क्या सीधा सीधा चल सकते हैं। तो इसने क्या किया, तुरंत ये रूल बना के इनको दे दिया। ठीक है, फिर देखा कि एक नया रूल बना दिया इसने। फिर देखा जब क्रॉस क्रॉस मारना होता है तो तिरछा क्रॉस कर सकते हैं। समझ लो, क्रॉस क्रॉस मारना होता है तिरछा क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, तो इसने बोला कि तिरछा क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, उसी रूल को इनको दे दिया। समझ रहे हो, फिर से क्या किया, ये रूल को फिर से इनको समझा दिया। ठीक है, इसी तरह जब क्या करते हैं, इसी तरह लॉज बनते हैं। समझे ध्यान से, अगर इसको हम यूनिवर्स माने, इसको हम क्या माने, यूनिवर्स, तो इसी तरह साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके फिर देखो क्या करते हैं, वो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं। अब नेचर की सारी घटनाएं कहाँ हो रही होंगी, यूनिवर्स के अंदर। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके फिर क्या करते हैं, वो समझाते हैं। ठीक है, अब सोचो यहीं से कोई लॉ अगर गलत हो गया, मान लो अगर ये बोला होता है कि यहां क्रॉस नहीं कर सकते, अगर सोचो इसने ऑब्जर्व किया होता कि हम क्रॉस नहीं कर सकते, हम सीधा सीधा चल सकते हैं। ठीक है, अगर इसने ऑब्जर्व कर लिया, ये किया होता है कि मतलब हम यहां क्रॉस नहीं कर पाएंगे, हम सीधा सीधा चलेंगे, तो ये सीधा सीधा चला थोड़े नहीं, ये तो इसने क्या किया है, क्रॉस किया है। ठीक है, सीधा सीधा चला थोड़े नहीं, इसने क्रॉस किया। समझ रहे हो, तो इसी तरह यहां पर क्या होगा, करेक्शन होंगे। जो करेक्शन होंगे वो करेक्शन करके इनको दे दिए जाएंगे। तो ऐसे ही लॉज बनाए जाते हैं। लॉज कैसे बनाए जाते हैं, पहले क्या करते हैं, उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करके जो करेक्शन होना होता है वो बाद में करेक्शन होता है, फिर उन लॉज को सबको समझाया जाता है। अब समझ में आया कि लॉज का कोई प्रूफ नहीं हो सकता और पॉसिबल भी नहीं है कि लॉज का प्रूफ कैसे भी हो सकता है, क्योंकि उनको खुद हमने ऑब्जर्व करके बनाया। जैसे मान लो ग्रेविटेशन लॉ है, जैसे न्यूटन ने बनाया एफ वाला, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो यार पहले ऑब्जर्व किया होगा, अब कोई कहते कि इस लॉ का प्रूफ दो, तो ये कहाँ पॉसिबल है, वो तो किताबों में दिया होता है। ठीक है, लेकिन लॉस का प्रूफ कहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो जो नोट करना है नोट करो, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलो हो गया, चलो आगे डिस्कशन करते हैं।
तो हमने सीखा कि लॉस कैसे बनते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि अब जब लॉस बना लिए हैं हमने, ठीक है, फिर आगे डिस्कशन करते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या होगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी वांटिटी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरत पड़ी, ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझते हैं हम यूनिट क्या होती है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा ये यूनिट। अब यूनिट क्या होती है, यूनिट को समझने के लिए बहुत आराम से समझते हैं। सबसे पहली बात है कि यूनिट जो होनी चाहिए वो सभी लोगों को मानना है, समझ रहे, सर्वमान्य होनी चाहिए, नहीं तो यूनिट होगी नहीं, ठीक है। सर्वमान्य जब तक नहीं होगी तब तक यूनिट कहां से हो सकती है, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट एक फिक्स जो होती है, यूनिट क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। यूनिट क्या होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है। अब यार यूनिट फिक्स वैल्यू क्या है, जैसे मान लो कि हमको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू है ना, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। फिर यूनिट के बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू की, न्यूमेरिकल वैल्यू की। तो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आंकिक मान, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, देखो ध्यान से, कि जैसे मान लो हमें दो चीजों का कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर क्या करना है, पहले समझो कि जैसे हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे हम लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जैसे मान लो ये हमारी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, तो जैसे मान लो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L, फिर आगे वाली L, ठीक है, फिर आगे वाली फिर से L, सेम है, फिर से ये क्या हुई L, ठीक है। तो आप देखो यहां से लेके यहां तक की अगर हमको डिस्टेंस बतानी है, A से लेके B तक की, मतलब डिस्टेंस क्या है, जो लेंथ मतलब टोटल हमें बतानी है वो क्या है, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम L। मीन्स ये है, बहुत गौर से देखो, ये न्यूमेरिक वैल्यू या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है, ये बताती है कि कितने टाइम उस क्वांटिटी को सबमिट किया गया, समझ रहे हो, कितने टाइम सबमिट किया गया। तो जैसे लेंथ को कितने टाइम सबमिट किया गया, 4 टाइम, लेंथ को कितना टाइम सबमिट किया गया, 4 टाइम। देखो जरा ध्यान से, तो ये क्या हो गई, n, यही हो गया हमारा आंकिक मान। समझ में आया आंकिक मान क्या होता है, कि मतलब कितने टाइम सबमिट किया गया है, ठीक है। अगर और अच्छे से समझाएं तो देखो जरा ध्यान से, जैसे अगर हम डिस्कशन करें तो एक चीज समझ लो कि जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूनिट की होती है। एग्जांपल समझाऊं कि आप जितना ज्यादा यूनिट को डिक्रीज करेंगे, समझ रहे हो, यूनिट को जितना ज्यादा डिक्रीज करेंगे, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। नहीं समझ में आया, समझाऊं, देखो ध्यान से। अगर सोचो कि u की वैल्यू अगर हम ले लें 0.5, तो n सोचो कि यहां हटा देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, तो कोई कांस्टेंट मान लो k आ गया, k डिवाइडेड बाय u लिख सकते हैं, नो डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा k डिवाइडेड बाय u लिख सकते हैं। अब u को देखो, अब n की वैल्यू हमने क्या किया, k टाइम्स 0.5 हटा रहे हैं, तो यहाँ कितना आ गया 10, 5 2 10, तो n इज इक्वल टू कितना आया 2k। थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू कितना आ गया 2k, समझ रहे हो। अगर u को हम क्या मान लें, u इज इक्वल टू कितना मान लें, मान लो कि अगर u इज इक्वल टू हम मान लें 0.25। अब मेरे ख्याल से ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर से छोटा है, ठीक है। तो अब छोटा है तो अगर सोचो n इज इक्वल टू हम यूज कर रहे हैं k बाई u, ठीक है, तो k की वैल्यू एज इट इज, u की वैल्यू कितनी है 0.25, तो यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, ऊपर कितना आएगा 100, कितना जाएगा 4 टाइम में, तो ये कितना आ गया 4k। अब जरा दोनों जो इक्वेशन है उनको जरा गौर से देखो, n इज इक्वल टू 2k, n इज इक्वल टू 4k। मीन क्या है, मीन ये है कि हम यूनिट को जितना भी छोटा कर रहे हैं न्यूमेरिक वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जा रही है, ठीक है। यूनिट को छोटा करने पे न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर एग्जांपल दें तो जैसे मान लो यही एग्जांपल ले लो यार, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब गौर से देखो, यहां वाली यूनिट क्या है, लार्ज है, थोड़ी सी बड़ी है, यहां वाली यूनिट क्या है, स्मॉल है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, सोचो, यूनिट बड़ी थी,
आंकिक मान घटा, यूनिट छोटी थी, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ी। समझ रहे हो? यूनिट के साथ क्या हो रहा है कि यूनिट को अगर हम स्मॉल करते हैं तो उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो घट जाती है, अगर सॉरी यूनिट को अगर हम लार्ज करते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। यूनिट को स्मॉल करते हैं तो उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या करेगी, बढ़ जाएगी। अगर इनको बढ़ाएंगे तो ये वाली क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, चलो इतना नोट करो, आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, मिटा दे। तो अब हम देख रहे हैं यही न्यूमेरिकल वैल्यू में कि न्यूमेरिकल वैल्यू को आना ही क्यों पड़ा यार। ठीक है, जरूरत क्या थी, मतलब यार देखो, जैसे दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे मान लो एलिफेंट इज इक्वल टू डॉग मान लो। ठीक है, तो यार मतलब कुछ ऐसा होगा जिससे हमें फिक्स करना पड़ेगा कि मतलब कितने टाइम्स होगा ना, मतलब ये तो एक पर कभी हो ही नहीं सकते, ये तो हमको भी पता है। लेकिन अगर सोचो, अब हम यहां पर कर दें 100 डॉग, अब ये इक्वल है। समझ रहे हो? समझ में आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू का मीन क्या है, यही तो हमारा एन है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। ठीक है, फिर अच्छी अच्छी चीजें फील करवा रहे हैं। चलो तो हेडिंग लगेगी रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या है, ठीक है, इसको हम देख रहे हैं। तो यार हमें अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि अगर जो यूनिट होगी, ठीक है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यूनिट के, कि मतलब हम जितनी भी यूनिट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, उतनी घट जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर यूनिट को डिक्रीज करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब सोचो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो मान लो ये कितना हो गया, k डिवाइडेड बाई u। ठीक है, अगर सोचो कि अभी हम पढ़ाएंगे सिस्टम, अगर फर्स्ट सिस्टम में नाप रहे हैं, फर्स्ट सिस्टम मान लो किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं फर्स्ट सिस्टम में, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में मेजर कर रहे हैं तो मान लो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, n1, के तो चेंज होना नहीं है, डिवाइडेड बाई ये क्या है, u1, यूनिट क्या थी उसकी, u1। कोई डाउट? ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सोचो सेकंड कोई सिस्टम है, सेकंड सिस्टम। अब सेकंड सिस्टम में क्या हुआ है, सेकंड वाले सिस्टम में गौर से देखो कि सेकंड सिस्टम में अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो यूनिट क्या है, मान लो n2 k बाई सॉरी न्यूमेरिक वैल्यू कितनी है, n2 k बाई u2। यूनिट क्या है, u2। न्यूमेरिक वैल्यू n2, यूनिट क्या है, u2। अब ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो n1 देखो हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो गया, n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू k बाई u1 डिवाइडेड बाई k बाई u2। k से k मर गया, u2 कहाँ गया, ऊपर, तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू u2 डिवाइडेड बाई u1। ठीक है, ये रिलेशन बना हमारा। अब इस रिलेशन को हम कैसे बना सकते हैं, u1 का इधर गुणा करते हैं, तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं, nu, गौर से देखना, ठीक है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। चीज को भी समझा रहे कि ये क्या निकला है। यहां से देखो एक चीज हम बोल सकते थे, यहां से अगर बोलना चाहे तो हम ये यहां से एक चीज और बोल सकते थे कि अगर हम n इंटू u करते हैं तो कोई कांस्टेंट k आता है, उसको अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे क्या है। ठीक है, चलो, तो इसका मीन क्या है कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 आया है। मतलब ये बता रहा है कि दो डिफरेंट यूनिट के जो अगर उनको इक्वल होना है तो उनके जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। कैसे? जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डायन। सही है, तो ये हुआ n1, ये हुआ u1, ये हुआ n2, ये हुआ u2। मेरे ख्याल से डाउट ही नहीं होना चाहिए, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। या फिर बोला गया 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम।
तो ये हुआ n1, ये हुआ u1, ये हुआ n2, ये हुआ u2। अब समझ में आया कि ये सारी चीजें बैलेंस कैसे होती हैं, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 से। ठीक है, देखो दोनों की न्यूमेरिकल जो वैल्यू हैं वो अलग अलग है। ठीक है, या फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर से देखो ये क्या हो गया n1, ये क्या हो गया u1, ये हुआ n2, ये हुआ u2। अब समझ में आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू बैलेंस कैसी होती है। मेन रिलेशन हमारी यही है, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, कोई डाउट? चलो नोट करो। हो गया भैया, नोट कर लो। चलो अगला डिस्कशन हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट, उनका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। चलो देखते हैं। तो हेडिंग लगेगी क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड यूनिट। तो यार सबसे पहली जो चीज हमारी जरूरत है, ठीक है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस थी हमारी क्वांटिटीज में वो थी फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी तो इसको हम PQ से डिनोट कर रहे हैं। तो ये PQ है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। देखो कहीं की भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा डिफाइन है। देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? जिसको आप इजिली मेजर कर सको। ठीक है, इजिली मेजर कर सको, तौल सको, जो भी है व्हाटएवर, है ना। जैसे आसानी से तौला मापा जा सके। ठीक है, मेजरमेंट कर सकते हैं हम आसानी से। तो PQ एक डिफाइंड कैसे होती है? एक PQ डिफाइंड होती है N इंटू U से। सिंपल, फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड है PQ इज इक्वल टू N इंटू U से। मीन क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड होने के लिए बस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की जरूरत होती है। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि फोर्स, ठीक है, जैसे आपने कहा कि कहीं पे फोर्स अप्लाई किया, आपने बोल दिया 2 न्यूटन। आपने क्या बोला? 2 न्यूटन। तो ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या हो गया? यूनिट। इसके बाद आपसे कोई कुछ पूछता है क्या कि और कुछ बताना है फोर्स में? नहीं, सीधा हमने बोला क्या? 2 न्यूटन, मतलब 2 न्यूटन। कोई दिक्कत? सीधा क्या बोला? 2 न्यूटन, खत्म काम ना। जैसे मान लो आपसे बोला गया वर्क, क्या है? वर्क बोला, आपने बोल दिया 10 जूल। कुछ बोला गया? नहीं, एन यू। और कुछ बोलने की जरूरत है क्या? सीधा एन यू से डिफाइन नहीं है। एन का मतलब क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। एन क्या है यहां? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या है? यूनिट। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बस ऐसे डिफाइंड। तो हम PQ को तोड़ते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 टाइप में टूटेगी हमारी। वो क्या है? सबसे पहली होगी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं मूल राशि, क्वांटिटीज कर लो। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज। थर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, 3 टाइप की PQ तुमको पढ़नी है। क्या? जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 3 टाइप की पढ़नी है। सबसे पहले कौन सी है? फंडामेंटल, जिसको हम बोलते हैं मूल राशियां। दूसरा है डेराइव्ड क्वांटिटीज, जिनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां हिंदी में। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री, जिनको हम बोलते हैं पूरक राशियां। तो इन्हीं के बारे में हमको डिस्कशन करना है। चलो नोट करो जल्दी, फिर मिटाते हैं। चलो होगा, नोट कर लो।
हटा दे, देखो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली हेडिंग लगेगी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। अब ये क्या होती है, आराम से देखो। तो हम देखेंगे सबसे पहले हेडिंग लगेगी फंडामेंटल क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, क्वांटिटीज कर लो, इनको हम बोलते हैं मूल राशि। मीन्स क्या है इनका, फंडामेंटल क्वांटिटी इनका मीन ये है कि ये जो क्वांटिटीज होंगी एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या होंगी, मतलब फ्री होंगी, ये खुद में है, मतलब मूल है, ठीक है, ये फ्री होंगी। ये जो क्वांटिटीज होंगी फंडामेंटल क्वांटिटी, वो एक दूसरे से क्या होंगी, फ्रीली होंगी, एकदम इंडिपेंडेंट होंगी, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, देखो ध्यान से, ठीक है। हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं कि एक दूसरे से क्या होती है, फ्री होती है, ठीक है। वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे से फुली जो होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अब डिस्कशन करता है कि ये होती क्या है। तो यार सबसे पहली जो आती है, यहाँ पर हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे उसकी एसआई यूनिट की, और आगे हम समझेंगे एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे हम डिस्कशन करेंगे, यही यार हम एसआई यूनिट देख लेते हैं, ठीक है, फिर आगे हम पढ़ा देंगे एसआई यूनिट क्या होती है। यहां पर उसकी सिंबल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो है लेंथ। लेंथ को आप किस में मेजर करते हैं, जाहिर सी बात है एसआई यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल क्या है, एम, ठीक है, सिंबल क्या है, एम। फिर अगली जो क्वांटिटी है वो है मास। मास को आप किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, केजी में, ठीक है, सिंबल क्या है, केजी, और अब सीधा हम बोल देते हैं किलोग्राम, ठीक है। फिर अगला जो है मास, मास के बाद क्या आता है, टाइम। टाइम को आप किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, सिंबल है एस, ठीक है, SEC, ठीक है। जबकि हम जब डायमेंशन में दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, टी। ये डायमेंशन वाला खेल है, ठीक है, अभी समझाएंगे, मतलब आगे के जो लेक्चर होंगे वहां होगा डायमेंशन, ठीक है। चलो, ठीक है। फिर टाइम के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है टेम्परेचर। तो किस में मेजर करते हैं, केल्विन में। और सारी यूनिट होती हैं, केल्विन सबसे इजीली फाइंड कर सकते हैं केल्विन में। बाकी फ़ारेनहाइट भी होती है, रैंकाइन होती है, ठीक है, अलग अलग टाइप की होती है, ठीक, डिग्री सेल्सियस होती है। अब देखो टेम्परेचर को हम किस में मेजर करेंगे, केल्विन में, तो इससे केल्विन में, ठीक है। फिर टेम्परेचर के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, मोल, यहां भी क्या है, ठीक है। अगला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या फिर लुमिनस इंटेंसिटी, ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको हम मेजर करते हैं कैंडला में, CD, ठीक है। इसको किस में मेजर करते हैं, कैंडला में, ठीक। समझ में आया कि लेंथ को किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, मास को किस में, किलोग्राम में, टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में,
ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी को किस में मेजर करना है, कैंडलम में, ठीक है, ये बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? अच्छा चलो, और एक और डिस्कशन करते हैं यहीं पे। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ठीक है, इतना नोट करो तो फिर 7 लिखते हैं। चलो नोट करो, चलो हो गया। चलो लास्ट में हमने छोड़ा है क्या, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में डिस्कशन करना है ना हमें, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मतलब उसको ऐसा क्या था उसके अंदर कुछ खास कि जिसको हमें फंडामेंटल क्वांटिटी में रखना पड़ा। देखो लास्ट में डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है, जो 7 नंबर की फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी है 7 नंबर वाली, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट का क्या लोच है, देखो ध्यान से, यहां की प्रॉब्लम यह है इलेक्ट्रिक करंट का कि यार मतलब डायरेक्शन भी है इसकी, मैग्नीट्यूड भी है यार। इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होती है ना कि उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रही है। ये 7 नंबर की जो है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, दिखाते हैं इससे सिंबल ए। तो यार इसको हमें ऐसा क्यों रखना पड़ा कि मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी में क्यों रखना पड़ा, इसी क्या मजबूरी थी? प्रॉब्लम ये है, देखो ध्यान से, कि अगर देखो इलेक्ट्रिक करंट की क्या सिचुएशन है, मान लो ये जंक्शन से करंट आ रही है आई, ठीक है, यहां से निकली कितनी I1 I2, ब्रेक हो जाती है, ये मतलब अलग ही टाइप की क्वांटिटी है। ये पता है ना ही वेक्टर है, ना ही वेक्टर है, ना ही स्केलर है, ये है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। जर्नली बुक्स इसे स्केलर मान लेती है, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। मतलब देखो डायरेक्शन होते हुए भी, मैग्नीट्यूड होते हुए भी, ये क्या है, एक अलग ही टाइप की प्रॉब्लम है, तो इसको हमने कहाँ रखा है, टेंशन में। तो आप समझ में आ रहा है कि इसे फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों मानना पड़ा, प्रॉब्लम यही थी। चलो नोट कर लो, फिर हम डिस्कशन करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। तो हेडिंग लगेगी डेराइव्ड क्वांटिटी। चलो तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी चलो तो डिस्कशन हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। अब ये कौन सी क्वांटिटी होती है, DQ, डेराइव्ड क्वांटिटी। इनको हम क्या करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डेराइव करेंगे। जैसे मान लो आपके पास क्या है, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स क्या मान लो, सबसे पहले एरिया मानो, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी। अब देखो ध्यान से, उनका यूज करके हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने क्या कर लिया, इसे डेराइव कर लिया। जैसे मान लो क्या है, फोर्स, तो यहां पर भी क्या है, फोर्स में हम डेराइव कर सकते हैं। फोर्स क्या है, M इंटू ए, एम ए, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब डेराइव क्वांटिटी में क्या होने वाला है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करो, उसको डेराइव करो, ठीक है। तो ये क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड टाइप की क्वांटिटी है हमारी, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है, बस दो ही टाइप की होती हैं, एक होती है रेडियन, दूसरी होती है स्टेरेडियन। एक होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन, सेकंड नंबर वाली। तो रेडियन स्टेरेडियन क्या होती है, देखो ध्यान से, तो रेडियन स्टेरेडियन क्या होती है, अगर देखो ध्यान से, रेडियन को हमें समझना है, तो अगर सोच लो एक एंगल ले ले, ठीक है, यहां पर कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है थीटा, थीटा इज इक्वल टू
मान लो यहां से ये थीटा है, यहां से लेके यहां तक की रेडियस कितनी है r, और ये सेपरेशन कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो आर्क लगा है, r कितना है s। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन, डिफाइन कैसे, थीटा इन रेडियन डिफाइन कैसे, क्या, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है, आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो देखो आर्क कितना है s, रेडियस क्या है r, तो थीटा इज इक्वल टू s बाई r। इसी को हम किस में, थीटा को किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। समझ में आया कि क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू s बाई r। तो ये जो रेडियन है ऐसा डिफाइंड है, शायद कि अगर हम देखें जो 11th क्लास की मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है, जहां पर आपको पढ़ना है ये रेडियन के बारे में। दूसरी चीज है स्टेरेडियन। ठीक है, स्टेरेडियन से दिखा रहे हैं। अब स्टेरेडियन की क्या कहानी है, एक अलग ही टाइप की। देखो गौर से, अगर सोचो हम एक ले लें गोला, गोला मतलब मान लो तुम्हें घर वाला तरबूज है, ठीक है। अब इस तरबूज में तुम सोचो अंदर से वो जो लगता नहीं है ऊपर से टांका लगाते हैं हम, अगर सोचो इस तरबूज में अगर हम ऐसा टांका लगाएं, ये सोचो तो ये कुछ यहां से ऐसे आएगा, या फिर देखो ऊपर से लगा ही लेते हैं, यहां से लगाएं, यहां से ये कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, यहां से पूरा सोचो ये वाला सरफेस एरिया ले ले। तो मेरे ख्याल से अगर इसको मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा। इसको हम क्या दिखा रहे हैं, डी ओम से दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफाइंड है, कैसे डिफाइंड है, जो सेक्शन काटा हमने, हो सकता है इसे काटे, हो सकता है हम ऐसे काट लें, कैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो दिखा रहे हैं डी ओम से, कभी कभी डी ओमेगा से भी दिखा देते हैं, डी ओम से दिखा रहे हैं। तो डी ओम इज इक्वल टू डिफाइंड है क्या, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया, एरिया वेक्टर लेना, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर। हो सकता है कभी कभी इनके कंपोनेंट लेने पड़े, डिफाइंड इसे परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हो सकता है इनके कंपोनेंट कैसे लेने पड़े, मान लो यही कहानी है, मान लो, सोचो ध्यान से, अगर सोचो कोई चीज ऐसे कट करी गई है, तो सोचो, जस्ट इमेजिन करो ये वाला एरिया हमने ऐसे काट लिया। अगर सोचो मान लो कभी कभी ए बोलते हैं, कभी कभी इसको हम डी ए बोल देते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी डी ओम इज इक्वल टू डी ओमेगा भी बोल सकते हैं, डी ओम या फिर डी ओमेगा कुछ भी बोल सकते हैं, डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सब वही है, ठीक है। तो अगर सोचो हो सकता है कि इसका हमको कॉम्पोनेंट लेना पड़ जाए, समझ रहे हो, ये वाला कॉम्पोनेंट सोचो, जैसे मान लो ये डी ए है, तो हो सकता है इसका हमको कॉम्पोनेंट लेना पड़ जाए। कॉम्पोनेंट कौन सा, कॉस थीटा वाला, जो उसकी हेल्प करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे लिए ये क्रॉस सेक्शन है ना, तो अब ऊपर वाला नहीं है, हमारे लिए क्रॉस सेक्शन कौन सा है, ए, ये वाला। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका कॉम्पोनेंट ले लेना चाहिए, खत्म ना, है ना, हम इसका कॉम्पोनेंट ले लेंगे, कॉस थीटा वाला काम खत्म, समझ लो। तो अगर हम इसका कॉम्पोनेंट लें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉलिड एंगल के नाम से भी जानते हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल के नाम से भी जानते हैं। स्टेरेडियन वाला केस क्या है, इसको हम सॉलिड एंगल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं, ठीक। चलो हो गया, हटा दे, चलो ठीक है। तो यार अब हमारा डिस्कशन हो गया, अब हम बात करते हैं सिस्टम पे, ठीक है, कि कितने टाइप के सिस्टम हमें पढ़ना है। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम इट मींस पद्धति, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हेडिंग लगेगी सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सिस्टम तीन टाइप के बनने वाले हैं।
सबसे पहला जो सिस्टम मिलने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, पद्धति। सबसे पहला जो सिस्टम मिलने वाला है उसका नाम है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम। अच्छा, ये कौन सा सिस्टम है? देखो ध्यान से, यहां पर लेंथ को किस में नापेंगे? लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। फिर मास को किस में मेजर करेंगे? मास को मेजर करेंगे ग्राम में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। तो ये मीन हुआ सीजीएस सिस्टम का, ठीक है। लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, तो इससे मिलके बना सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है उसका नाम है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। हम जो सिस्टम का यूज करते हैं लगभग इन्हीं दोनों सिस्टम का यूज करते हैं अपने यहां, ठीक है। तो ये एमकेएस सिस्टम क्या है? लेंथ मेजर होगी, लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर में, ठीक है। फिर जो मास होगा, मास को मेजर करेंगे किलोग्राम में, केजी में, ठीक है, किलोग्राम में। और जो टाइम होगा, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है। चलो, उसके बाद का जो सिस्टम है हमारा वो थर्ड टाइप का सिस्टम है, उसका नाम है एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। इसमें क्या होने वाला है? लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, लेंथ को मेजर करने वाले हैं फुट में, ठीक है। अमेरिकन इसका यूज ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो लेंथ फुट में, जो मास होगा, मास को मेजर करेंगे पौंड में, ठीक है, किसमें? पौंड में, ठीक। फिर जो टाइम होगा, टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में, ठीक है। टाइम को किसमें मेजर करेंगे? सेकंड में। सबसे लास्ट में जो सिस्टम आता है, ये 3 टाइप के सिस्टम है, ठीक है। 4th टाइप का जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। ये इंटरनेशनल लगता है, सबसे आसान यही है, और इंटरनेशनल, ठीक है, लेवल पे यूज होता है। तो एसआई सिस्टम वही है जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया एसआई यूनिट में, वही सिस्टम एसआई सिस्टम है। दोबारा से जाके वो देख लेना, जो थोड़ी देर पहले हुआ नहीं था, जहां पर हमने मेजर किया था। देखो, कोई भी सिस्टम अगर देखो हमें कुछ बनाना है, कुछ मेजर करना है, तो हमें कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है यार। जैसे हम लेंथ 4 है तो लेंथ को कुछ एक फिक्स करके कुछ मानना पड़ेगा ना, ताकि उसको हम कंपेयर कर सकें। जैसे मान लो हम थर्मामीटर की स्केल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? थर्मामीटर बना रहे हैं। तो यार थर्मामीटर बनाने के लिए हमको 2 रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट मींस क्या यार? कम से कम 2 फिक्स वैल्यू चाहिए जिनसे हम इनको कंपेयर कर सकें। हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर ले लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें कम से कम 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। हम किसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड मानेंगे? तो हमने किसको मान लिया? आइस को। आइस को हमने क्या मान लिया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक और रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिसको हमने क्या माना, ठीक है, आइस के सिवा एक और रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जिससे हमने क्या मान लिया? हॉट वाटर, ठीक है, हॉट वाटर, ठीक है, जो बॉइल कर रहे हैं, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो देखो, अब इन दोनों को कंपेयर करके हमने क्या बना दिया? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। इसी तरह जरूरी है हमें जो चीजें हम मेजर करने हैं उनके लिए एक फिक्स यूनिट होनी चाहिए, फिक्स चीजें होनी चाहिए, ठीक है। उस यूनिट को हम फिक्स करेंगे ना पहले, तभी तो हम कुछ बता पाएंगे। चलो ठीक है, इतना नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, हो गया। अब देखो, डिस्कशन करते हैं मीटर के बारे में। तो यार सबसे पहली चीज है मीटर। तो मीटर क्या है? मीटर क्या है? लेंथ का एक, लेंथ की यूनिट है। लेंथ की क्या है? एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट। अब देखो ध्यान से कुछ डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आता है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 मीटर। 1 सेंटीमीटर, ठीक
ठीक है, हमको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो देखो 1 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब 100 को ऊपर लेके जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे सबसे मेन दो डिस्कशन है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर 3 मीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 मीटर। फिर बात करते हैं 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, फिर बात करते हैं 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -10 मीटर। बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेज हैं ये सब। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। फिर बात कर रहे हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -15 मीटर। ये देखो बहुत छोटी छोटी डिस्टेंसेज है। ठीक, फिर बात कर रहे हैं अगला 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, फिर अगला है 1 मिली मीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, mm जिनको हम बोलते हैं, mm मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर। फिर आगे देख रहे हैं कि अगर हम बात करें 1 मिली माइक्रोन की, मिली माइक्रोन की, तो ये होगा, देखो मिली तो हमको पता है 10 की पावर 3 होता है, और माइक्रोन कितना होता है 10 की पावर -6। देखो जरा ध्यान से, माइक्रोन 10 की पावर -6, इनको मैं ऐड करके क्या बना सकते हैं, गुड़ा में गाते मर जाती है ना, मतलब सॉरी जुड़ जाती है ना, 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 मिली माइक्रोन, इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और इससे ज़्यादा तो हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हम समझ लेते हैं लाइट ईयर के बारे में। ठीक है, तो लाइट ईयर क्या होता है, तो यार लाइट ईयर समझते हैं पहले, ध्यान से समझो, ध्यान से। यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर। या कैसे आया, क्योंकि हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। 100 को यहाँ से हटा देंगे तो ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे 10 की पावर -2 मीटर। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर। 1 फर्म इज इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर -15 मीटर। और 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -1 मीटर। 1 mm इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर सॉरी मिली माइक्रोन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -9 मीटर। अब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है कि 1 ईयर में, समझो ध्यान से, 1 ईयर में लाइट जितना ट्रेवल कर जाए, लाइट जितनी दूरी ट्रेवल कर जाए, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट है ये, लाइट जितने डिस्टेंस को ट्रेवल कर जाए, जितनी डिस्टेंस लाइट कवर कर सके 1 ईयर में। अगर लाइट की जो स्पीड होती है, अगर मीटर पर सेकंड में देखें तो 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, बहुत ज्यादा स्पीड है। इसको सिंपल भाषा में कन्वर्ट करो तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो सोचो 1 ईयर में कितना चलेगी, सोचो 1 साल पूरा लगातार लाइट ट्रेवल करती रहे 1 ईयर, समझ रहे हो। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे अर्थ है, ठीक है, ये अपनी प्यारी नन्ही मुन्नी से अर्थ है, अर्थ से दूर दूर तक जो सितारे वितारे होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, सन मन जो सितारे वारे होते हैं भाई साहब, ये लाइट ईयर दूर होते हैं। और एक नहीं, करोड़ों अरबों लाइट ईयर दूर होते हैं। सोचो अगर लाइट की स्पीड से जाएंगे ना, तब भी वहां तक पहुंचने में जन्म गुजर जाएगा भाई साहब, पहले ही शहीद हो जाएंगे। ठीक है, समझ लो इतने इतने दूर होते हैं। चलो नोट करो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नोट हो गया, मिटा दे। चल
तो अगला डिस्कशन है हमारा किलोग्राम के बारे में, जो अगली एसआई यूनिट है केजी। तो यार एक प्लैटिनम का स्पेसिफिक टुकड़ा रखा हुआ है, ठीक है, उसी को केजी मानते हैं यार हम, ठीक है। ये भी एक एसआई यूनिट है। अगर हम बात करें 1 केजी की, तो 1 केजी क्या है, एक एसआई यूनिट है। किसकी है, मास की। अब देखो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो अगर सोचो हम ग्राम को कन्वर्ट करें तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1000 किलोग्राम, ठीक है। अब 10 की पावर क्या हो, जैसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3 किलोग्राम। अब इसे ऊपर ले जाके शिफ्ट करेंगे तो 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर -3 किलोग्राम। फिर बात डिस्कशन कर रहे हैं कि 1 मीटरी टन एमटी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम। 1 मीटरी टन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम, ठीक है। अगर हम बात करें 1 टन की, तो 1 टन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 2 किलोग्राम, ठीक है। 1 टन इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 2 किलोग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 किलोग्राम, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली, किलोग्राम की, ठीक है। ओरल बात कर ली किलोग्राम की, मतलब ये सही यूनिट। फिर हम बात कर रहे हैं टाइम की, और टाइम को किस में मेजर कर रहे हैं, टाइम क्या है, टाइम को हम मेजर कर रहे हैं सेकंड में। ये भी क्या है, एक एसआई यूनिट है, ये भी है एसआई यूनिट। आराम से अब हमको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू होते हैं 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। हाँ, तो अगर हम देखें 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड, ठीक है। 1 आवर में कितने 3600 सेकेंड, ठीक है। अगर हम बात करें 1 माइक्रो सेकेंड, तो ये होगा 10 की पावर -6 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू होगा 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू होगा 10 की पावर -12 सेकेंड, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू होगा 10 की पावर माइनस, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 सेकेंड, 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -9 सेकेंड। अगर हम बात करें 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर -3 सेकेंड होता है। और अगर हम बात करें 1 पिको सेकेंड की, 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू होगा 10 की पावर -12 सेकेंड, ठीक है यार। ये कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ किसके बारे में, कि टाइम के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो छोटी छोटी डिस्टेंसेज है उनका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। नोट करो इसको, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, मिटा दिया जाए, चलो ठीक है। चलो तो हेडिंग लगेगी शॉर्ट डिस्टेंस का जो हम मेजरमेंट करेंगे वो कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि वहां इंची टेप निकाल लेंगे नाप लेंगे, ठीक है। चलो डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंसेस है ना, अब हम डिस्टेंसेस को नापना शुरू करेंगे, ठीक है। हेडिंग लगेगी डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, तो हेडिंग लगेगी डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, देखो शॉर्ट डिस्टेंस बोले तो अगर सोचो किसी एटम के अंदर चले जाए
या फिर किसी मॉलिक्यूल के अंदर चले जाए तो पहला सबसे शॉर्ट हमारा एटम ही आता है। तो एटम के अंदर क्या होता है यार, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी बीच की डिस्टेंसेस यार ऐसे तो नाप नहीं सकते कि भैया मीटर वीटर लगा देंगे, ऐसे नाप लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे नॉर्मली हमें दिखते ही नहीं है, ऐसे ये रिवॉल्व हुआ करते हैं चारों तरफ, ठीक है। अब इनको कैसे मेजर करेंगे, तो इनके लिए तो कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले दिमाग में आया एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था अवोगाड्रो, ठीक है, अवोगाड्रो। तो अवोगाड्रो के बारे में उनकी जो हाइपोथेसिस थी उसका हम डिस्कशन करेंगे। इनको देखो मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखो एटम जो होगा, एटम होता ही क्या है, पहले एटम की बात सुनो। एटम क्या होता है कि इसको किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन करवा दो, ये अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं खोता, ठीक है। एटम जो है, एटम क्या होता है, एटम जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी खोता ही नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। देखो जैसे ध्यान से, ठीक है, कि जैसे मान लो Mg है, ठीक है, Mg मैग्नीशियम रिएक्ट करवाया O2 से, O2 से 2Mg है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बनेगा 2MgO, खत्म काम, ठीक है। देखो जहां Mg भी है और O भी है, अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कोई नहीं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है N2 नाइट्रोजन, हम क्या यूज कर रहे हैं 3s2, क्या बना NS3 2NS3, ठीक है। इससे अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कोई नहीं, नाइट्रोजन भी है हाइड्रोजन भी है, ठीक है। तो एटम क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूल खो देते हैं। तो यार देखो मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल देखो सिंगल है तुम्हें तरह तो एटम, ठीक है। जैसे मान लो H सिंगल हो गया मैंने, तो हाइड्रोजन का एटम, ठीक है, He सिंगल एटम, Li, ठीक है, व्हाटएवर। अगर यही H2 बन गया मॉलिक्यूल, O2 बन गया मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ही तो है, एक से ज्यादा एटम। तो एटम का जो कलेक्शन होता है वही तो मॉलिक्यूल बनता है, एटम मिला के मॉलिक्यूल बनते हैं ना यार। तो अवोगाड्रो ने एक हाइपोथेसिस रखी, ठीक है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं यार। एक बात पहले ओरल समझ लो, आराम से समझो, ठीक है, कि सोचो अगर कोई भी सेक्शन उठा लें, हम कहीं का भी सेक्शन उठा लें, उस सेक्शन को अगर हम सोचो एटम दैट लाइक बॉल, ठीक है, तो एटम बॉल की तरह है। अगर उनको सोचो एटम्स को हम भरना शुरू करें, एक एक बॉल को उठा के सोचो एक हमारे पास इतना बड़ा डिब्बा है, उसमें हम भरना शुरू करें, तो अब सोचो बॉल को डाल रहे हैं, आप कितना भी भर लीजिए वो टोटल सरफेस एरिया कवर ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। उनके बीच में बचेंगे वॉइड्स, खाली जगह, ठीक है, एम्प्टी स्पेस। कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप, बॉल को चाहे जितना दबा दीजिए, ठीक है, कंप्रेस कर दीजिए, उनके बीच में वॉइड्स बच जाएंगे। तो अवोगाड्रो की यही तो हाइपोथेसिस थी। मतलब ये देखो, आप सोचो कि एटम भरना शुरू किए, सोचो 3 एटम है तो इनके बीच में ही एक वॉइड बच गया, ये वाला तो जो दिख रहा है ये वॉइड नहीं है क्या, खाली जगह है ना, ठीक है, वाइड है, एम्प्टी स्पेस है। तो अवोगाड्रो ने यही तो बोला था कि अगर जो इसका ओरिजिनल वैल्यूम है V, इसका ओरिजिनल वैल्यूम कितना है V, तो एटम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर एटम को हम देखें तो ये सिर्फ इस वैल्यूम का 2/3 ही भर पाएंगे। एटम कितने में होंगे, 2/3 में ही हो पाएंगे, इस वैल्यूम के 2/3 में, बस और कहीं हो ही नहीं सकता। वैल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 2/3 वैल्यूम, मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, ये जो एटम होंगे ये इतना ही वैल्यूम कवर कर पाएंगे कि इसका 2/3, बस यही तो अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है कि ये कुछ न, खाली जगह बच जाएगी, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी भरो, ये सब एम्प्टी स्पेस बच जाएगा, ठीक है। तो ये अवोगाड्रो की क्या थी, हाइपोथेसिस। चलो इतना नोट करो तो फिर डिस्कशन करवाते हैं अवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक। चलो नोट हो गया। तब हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ एटम की जो एटम की जो रेडियस है, वैसे होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है यार वो परफेक्ट सर्कुलर मोशन नहीं करता, वो वेव मोशन करता है, तो भैया उसकी रेडियस कैसे हो सकती है, ये बात बताई थी श्रोडिंगर ने, ठीक है। चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जा सकती है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम by using Avogadro hypothesis,
अवोगाड्रो हाइपोथेसिस। तो अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस क्या है यार, मतलब बाय यूजिंग अवोगाड्रो हाइपोथेसिस हम क्या करेंगे, एटम की रेडियस निकालेंगे। तो यार एक एटम एक स्फीयर की तरह होगा, यहां से इसकी रेडियस आ रहा है, तो अगर इस स्फीयर का अगर हम वैल्यूम देखें, वैल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वैल्यूम होता है स्फीयर का। अब देखो गौर से, तो अवोगाड्रो साहब बोलते हैं कि कितने भी हाइपोथेसिस है इनकी, ठीक है, हाइपोथेसिस ये है कि अगर सोचो ये एटम्स को हम फिलअप करना चाह रहे हैं, तो इनको जब हम फिलअप कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे भरेंगे, मान लो पूरे ब्लॉक में हमने एटम्स को भर दिया है, तो अगर जब इनको हम फिलअप करेंगे तो कितनी भी कोशिश कर लें, यहां पर क्या बचेंगे, वॉइड्स बचेंगे। ठीक है, और इन वॉइड्स को बोला गया कि इन्होंने ये अज्यूम किया कि अगर हम देखें कि वैल्यूम ऑफ द एटम कितनी भी कोशिश कर लें, ये केवल 2/3 रियल वैल्यूम का भर पाएंगे। जो रियल वैल्यूम होगा इसका, मान लो इसका रियल वैल्यूम कितना है v, तो जो एटम का वैल्यूम होगा वो केवल 2/3 हिस्सा ही इसका कवर कर पाएगा, बाकी और तो सब एम्प्टी स्पेस में निकल जाएगा, समझ रहे हो, और सब कुछ वाइड में निकल जाएगा, जैसा कि यहां भी दिख रहा होगा कि यहां पर क्या है, वॉइड है। ठीक है, ये वॉइड का कंसेप्ट। अब सोचो, इन्होंने बोला कि अगर, सबसे पहले अज्यूम कर लो कि अगर आपके पास m ग्राम का, समझ लो, मान लो m ग्राम कुछ है, ठीक है, तो यार m ग्राम में, कैपिटल M है, m ग्राम में नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, n है, मान लो क्या है, n। तो यार अगर सोचो, जैसे ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं कि अगर एक मतलब 10 टॉफियों का मूल्य इतना है तो फिर एक का कितना होगा, तो अगर सोचो इतने में m ग्राम में कितने हैं, n, तो एक बात बताओ, अगर हम 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम देखें तो कितने हो जाएंगे, n/m, इतना क्लियर होगा, n/m एटम, इतना कंफर्म हुआ कि 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, m कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो अगर सोचो हम स्मॉल m ग्राम में देखें, स्मॉल m ग्राम में, तो कितना m से मल्टीप्लाई हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई n/m। नहीं समझ में आ रहा तो इसे समझो कि अगर सोचो कि जैसे मान लो कि 10 टॉफियां हैं आपके पास, 10 टॉफी की प्राइस कुछ भी है, तो एक की कितनी होगी, ठीक है, एक की कितनी होगी, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि जैसे आपके पास 10 टॉफियां हैं, तो उनकी प्राइस कुछ समथिंग है, तो एक की कितनी होगी, जाहिर सी बात है वो डिवाइड में हो जाएगा। तो अगर मान लो 5 की बतानी तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अगर सोचो m ग्राम में कितने एटम है, n, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, n/m, तो m ग्राम में कितने होंगे, m डिवाइडेड बाई n/m ग्राम। अगर सोचो आराम सोचो, एक का वैल्यूम कितना है, ठीक है, एक का वैल्यूम है, एक एटम का वैल्यूम है, एक एटम का वैल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो m ग्राम का वैल्यूम कितना होगा, अब जाहिर सी बात है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू वैल्यूम ऑफ द एटम रखेंगे, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है जितना ये m ग्राम में है तो वही तो इसकी, मतलब यहां पर क्या करेंगे, m ग्राम में कितना होगा, ये मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो गया, m इंटू n/m। समझ रहा हूं कि मतलब सोचो एक एटम का वैल्यूम इतना है, तो जाहिर सी बात है m एटम्स का वैल्यूम, m ग्राम की जो m एटम्स का जो वैल्यूम होगा, एटम का जो वैल्यूम होगा कितने, m एटम, ठीक है। तो फिर क्वांटिटी बोल लो, जो वैल्यूम होगा v ऑफ एटम वो कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब m n/n। तो इनकी अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस क्या है कि वैल्यूम ऑफ द एटम इज इक्वल टू 2/3 रियल वैल्यूम, ठीक है। अब चाहे इसको आप क्वांटिटी बोल लो कि कितनी क्वांटिटी होगी, जाहिर सी बात है वैल्यूम इनटू ये वाला पूरा, यही तो इसकी क्वांटिटी होगी। सुनो ध्यान से, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को उठा के वहां पुटअप कर देते हैं, तो यहाँ पुटअप करेंगे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है,
और यहाँ पर एम एन बाई एम, कैपिटल एम, इज इक्वल टू 2/3 वी। ठीक है, तो 3 से 3 तो मर गया था सबसे पहली बात तो, 2 2 4। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें 2πr³ इज इक्वल टू एम का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम वी डिवाइडेड बाई एम एन। ठीक है, स्मॉल वाला। तो r³ निकालना चाहे तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम वी डिवाइडेड बाई 2πm n। ये पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो अगर हम r निकालें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाई 2πm n की पार कितनी, 1/3। ठीक है, यही है रेडियस ऑफ एटम। यही क्या है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, कि मतलब जो एटम होगी उसकी रेडियस क्या होगी। ये मान लो एटम है तो यहाँ से होता है कि इसकी रेडियस क्या होगी, जी होगा। जबकि श्रोडिंगर ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एटम की रेडियस हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी पाई जाती है आसपास। एक चीज समझ लो ध्यान से, जैसे मान लो बीच में न्यूक्लियस है, तो आप एग्जैक्टली जैसे यहाँ जा रहे हो, मान लो ये पाथ है, ये पाथ है, ऐसा ऐसा। श्रोडिंगर ने ये बताया था कि आपको इलेक्ट्रॉन यहां मिल जाए, जहां जहां ये दिख रहे हैं, ये जरूरी नहीं है मिल जाए, प्रोबेबिलिटी है कि मिल ही जाएंगे शायद। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, नोट करो। ठीक, चलो ये अब हमने क्या किया कि अवोगाड्रो की हाइपोथेसिस है, एटम की जो रेडियस है उसका डिटर्मिनेशन कर लिया, नोट कर लो। फिर हम देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, या फिर मॉलिक्यूल्स की जो साइज है उसका डिटर्मिनेशन देख रहे हैं। ठीक है, उसका डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, कैसे क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस कठिन है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं है, आराम से समझना। डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का साइज कैसे डिटरमाइन करेंगे, आराम से समझो। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, अब ओलिक एसिड ही क्यों, क्योंकि ये विस्कस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, विस्कस बहुत ज्यादा होता है। एक तो विस्कस होता है मतलब गाढ़ा ज्यादा होता है। दूसरी चीज यार सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि एक तो ज्यादा कंसंट्रेटिक नहीं, मतलब कंसंट्रेटिक क्या, कंसंट्रेटिक तो होता है मतलब इसको हमको डायलूट करना है। ठीक है, दूसरी चीज खतरनाक कम होता है ना ओलिक एसिड, ज्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं, हाथ पे गिर जाए कोई दिक्कत है नहीं, होता है ज्यादा विशेष। जैसे H2SO4 गिर जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ओलिक एसिड लिया, अब ओलिक एसिड की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये पानी से डायलूट नहीं होता, तो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं डायलूट करने के लिए हम यूज करेंगे अल्कोहल यूज करेंगे। तो हम अगर ऐसा समझ के चलो कि एक बूंद अगर सोचो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम ले रहे हैं ओलिक एसिड की, तो हम 19 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे अल्कोहल की, OH की, अगर ये ओलिक एसिड ले रहे हैं तो ओलिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, तो मतलब टोटल जो कंसेंट्रेशन बनेगा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनेगा। ऐसा ये स्टेप 2 बार करेंगे, स्टेप को 2 बार करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका ले रहे हैं तो 19 सेंटीमीटर क्यूब इसका लेंगे OH का। ठीक है, तो अगर यार टोटल हम कंसेंट्रेशन निकालना चाहें, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1/20 × 20 हो जाएगी। मतलब सीधा हम इसे 1/400 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये कंसेंट्रेशन ही तो इसकी 1/20। ठीक है, 1/20 सीधा इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/400। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये कंसेंट्रेशन हो गई हमारी। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो ओलिक एसिड वाला प्रोसीजर क्या हुआ। सबसे पहले हम क्या लेंगे, कितना बड़ा पतीला ले लिया, मान लो इस ओलिक एसिड को हमने क्या कर लिया, पतला कर लिया। अब पतला करके इस पतीले में मान लो पानी भरा हुआ है। अब पानी के ऊपर कुछ भी ऐसे जो मटेरियल ऐसा तैर रहा है जो पानी के ऊपर तैर सकता है उसको हम डालेंगे। ठीक है, जो पानी के ऊपर तैर सकता है
अब उस मटेरियल को हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो होने क्या वाला है कि जैसे ही हम इसमें ऑलिक एसिड की बूंद गिराएंगे तो ये जो ऊपर का जो मटेरियल जो ऊपर तैर रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये ऑलिक एसिड क्या करेगा, ये पानी में तो मिक्स होता नहीं है, तो एक बढ़िया सी लेयर बना लेगा। अब इस लेयर मतलब ये जो बूंद है, बूंद सोचो एक बूंद हमने डाला तो ये इसी लेयर बना लेगा, और ये बूंद ये कुछ ऐसी दिखेगी, आराम समझो। इस बूंद का ऊपर वाला एरिया अगर ए है तो इस वाले को हम टी बोल सकते हैं। अब इस बूंद का हम वैल्यूम निकाल लेंगे। सोचो इसका वैल्यूम और इसकी क्वांटिटी जितना हमने डाला है उतनी ही बड़ी बूंद बनेगी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी। जो क्वांटिटी डाली है वही तो बूंद है, और जो क्वांटिटी डाल दी है, सोचो जितनी क्वांटिटी का ऑलिक एसिड हमने डाला है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी का ऑलिक एसिड डाला है वही तो बूंद के फॉर्म में, वही तो बूंद का वैल्यूम है। तो अगर सोचो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी पता करना चाहें, अगर सोचो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वैल्यूम है वो v है, तो जाहिर सी बात है n का कितना हो जाएगा, nv। तो अगर हम क्वांटिटी निकालें, क्वांटिटी, तो इसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, nv डिवाइडेड बाई 400, यही तो क्वांटिटी होगी, nv डिवाइडेड बाई 400, ठीक है। भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यूम कितना है v, तो n का कितना हो जाएगा nv, क्वांटिटी निकाले तो nv इंटू 1/400, क्वांटिटी निकल आई। सोचो अगर ये जो पूरा डिस्क बना यार, इसका एरिया तो हम बता नहीं सकते, मतलब वैल्यूम तो बता नहीं सकते, कैसे बताएंगे, तो वैल्यूम निकालने का एक तरीका नहीं है क्या, वैल्यूम इज इक्वल टू ये जो बनी है, ये जो बूंद बनी है, बूंद ऐसी फिल्म बन जाएगी, यही जो थिकनेस होगी ना हमारी टी, यही बता देगी साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर डायामीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल। डायामीटर कितना था सोचो, तो v जो इसका v निकाल सकते तो कैसे निकालेंगे, a इंटू टी, अरे यार एरिया इंटू टी, टाइम नहीं है, ठीक है, टी मोटाई है इसकी, थिकनेस, टी क्या है यहाँ, टी है थिकनेस, ठीक है, तो ये थिकनेस है। मतलब क्या किया, जो बूंद डाली है, अब सोचो जो बूंद डाल दी है हमने, वो बूंद ऐसा स्प्लिट होके बढ़िया सा शेप नहीं बनाएगी क्या, सोच लो, इसी बूंद ये ऊपर वाला एरिया तो हम पता कर सकते हैं, सर्कुलर है ना, बढ़िया आराम से नाप लेंगे, ठीक है, सर्कुलर लगा देंगे, एरिया के लिए क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर, सर्कल है ना, ठीक है, लगा देंगे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो अगर सोचो यहाँ का हमको डायामीटर डी पता है, चलो अभी फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, क्या है परेशानी, ठीक है, अभी एरिया वेरिया देख के चलो देखते हैं यार ध्यान से। हाँ तो दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, इसको बनाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको बनाते हैं सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, तो a इंटू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nv डिवाइडेड बाई 400, तो t इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, nv डिवाइडेड बाई 400a। अब सोचो जरा गौर से, अगर हम एरिया निकालना चाहें इसका, तो हम इसका एरिया भी तो निकाल सकते हैं। हमको एरिया पता करना है, तो एरिया इज इक्वल टू, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू क्या होता है 2d, सही है, r सॉरी d इज इक्वल टू क्या होता है, r इज इक्वल टू क्या होता है d/2। तो यहां से एरिया निकालते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई d स्क्वायर बाई 4, तो यहां ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nv बाई 400, ठीक है, चाहे तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर हम पुटअप करेंगे क्या, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से 4 मर गया, ठीक है। t इज इक्वल टू द फॉर्मूला आया, वो आया nv डिवाइडेड बाई 100 पाई डी स्क्वायर। चाहे उसका यूज करिए या फिर इसका यूज करिए, इसकी हम थिकनेस बता सकते हैं, ठीक है, पाई डी स्क्वायर 4 1 जा 4, ठीक है, 00, ठीक है। तो ऐसा हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, नोट करो, ठीक है, नोट हो गया। चलो तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।